दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना हो चुका है और हर पल इसकी उम्र बढ़ती ही जा रही है। आज हम ब्रह्मांड में कई अजीब चीजों को होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा और एक ऐसा समय आएगा जब खुद समय भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हमने ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी कई थ्योरीज के बारे में सुना है, लेकिन इसका अंत किस तरह से होगा ये शायद ही कोई जानता है। ब्रह्मांड में होने वाली आखिरी चीज क्या होगी और कैसे ब्रह्मांड में लाइट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड के आखिरी समय में कौन से ऑब्जेक्ट यहां मौजूद रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजेंगे। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। बिग बैंग होने के तुरंत बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा डेंस था। कम जगह में ज्यादा मैटर और एनर्जी होने के कारण इसका तापमान भी बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर इसके फैलाव के कारण ये बहुत विशाल होने लगा और इसकी डेंसिटी घटने लगी और इसी के साथ साथ तापमान भी बहुत तेजी से घटने लगा। और जब हमारे ब्रह्मांड का तापमान करीब 2700 डिग्री सेल्सियस हुआ, तब यहाँ एटम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन था और तब से आज तक ब्रह्मांड में जो चीजें भी होती आ रही है वो सिर्फ इसी एलिमेंट की वजह से ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार तब ब्रह्मांड में बनने वाले तारे बहुत ही ज्यादा विशाल हुआ करते थे। एक तारा जितना ज्यादा विशाल होगा वो अपने अंदर से उतनी ज्यादा एनर्जी को अंतरिक्ष में छोड़ता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि उनकी लाइफ बाकी स्टार्स के मुकाबले बहुत छोटी होती है। जहां हमारे सूर्य की तरह के तारे की उम्र लगभग 10 अरब साल होती है, वहीं ब्रह्मांड की शुरुआत में बनने वाले तारों की उम्र मात्र 70 लाख साल ही हुआ करती थी। क्वाजी स्टार की कैटेगरी में आने वाले ये तारे सूर्य से 10,000 गुना भारी, 2 गुना गर्म और 1000 गुना ज्यादा ब्राइट हुआ करते थे। इनके केंद्र में हाइड्रोजन की जगह एक ब्लैक होल मौजूद होता था जो धीरे धीरे इन्हें अंदर से खत्म करता जाता था और अंत में ये विशाल तारे एक विशाल ब्लैक होल में बदल जाते थे। और इन ब्लैक होल्स को हम आज भी ब्रह्मांड में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल ऐसे ही किसी क्वाजी स्टार की वजह से बना होगा। और जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री में जितने भी तारे बने हैं, उनमें से 90% तारे ऑलरेडी बन चुके हैं। इन्हीं तारों की लाइट से हमारा ब्रह्मांड लंबे समय तक उजागर रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये भी ठंडे पड़ जाएंगे और ब्रह्मांड से गायब हो जाएंगे, क्योंकि तारे अपने केंद्र में चल रहे न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण बैलेंस में रह पाते हैं। इनके केंद्र से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटी को कैंसल आउट कर देता है, जिसके कारण इनकी बाहरी लेयर्स स्टेबल रह पाती है। और इनके केंद्र में एटम्स को फ्यूज होते होते एक समय ऐसा आता है जब तारे के कोर में आयन की मात्रा बढ़ने लगती है। आयन फ्यूज नहीं होता, जिस वजह से तारे की ग्रेविटी रेडिएशन प्रेशर के अगेंस्ट जीतने लगती है और ग्रेविटी तारे की बाहरी लेयर्स को सेंटर में खींच लेती है और अचानक से तारे का पूरा मैटर उसके केंद्र में इकट्ठा हो जाता है। इसे इम्प्लोजन कहा जाता है। ये बहुत ही वायलेंट प्रोसेस होता है। आमतौर पर तारे का केंद्र इतने सारे मैटर को नहीं झेल पाता और इम्प्लोजन के तुरंत बाद तारे में एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके कारण बहुत सारा मैटर अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैल जाता है और फिर एक नेबुला बन जाता है। आगे चलकर इन्हीं नेबुलाज में नए तारों का जन्म होता है और इन्हीं में मौजूद एलिमेंट्स उस तारे के आसपास मौजूद ग्रहों में पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो भी किसी तारे के खत्म होने से आए हैं। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक्सप्लोजन के बाद भी तारे का केंद्र बिल्कुल सही सलामत है। इस स्टेज पर आने के बाद तारा 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का रूप ले सकता है: व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। कोई तारा किस ऑब्जेक्ट का रूप लेगा, ये पूरी तरह से उसके मास पर डिपेंड करता है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि इस चीज के बारे में सबसे पहले भारत के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था, जिसे कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट,
जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कितना मास होने पर कोई तारा किस ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। अगर तारे का मास 1.4 सोलर मास या सूर्य के 1.4 मास का बराबर होता है तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ तारे में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर तारे का मास 1.4 से 2.1 सोलर मास के बीच होता है तो वो तारा एक न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेता है, और 2.1 सोलर मास से ज्यादा भारी तारे ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। एस चंद्रशेखर ने जब अपनी फेमस चंद्रशेखर लिमिट को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था तब वो मात्र 19 साल के थे। तो फोकस करते हैं व्हाइट ड्वार्फ तारे पर। ये विशाल तारों का बचा हुआ केंद्र होते हैं जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड में तारे खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे नए तारों के लिए मैटर की मात्रा भी कम होती जा रही है, क्योंकि जब भी कोई तारा व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक होल बनता है तो उनमें काफी सारा मैटर लॉक हो जाता है। आने वाले कुछ 100 अरब सालों तक हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होने लगेगी। आज से करीब 1000 अरब साल बाद आकाशगंगाओं का 88% मैटर व्हाइट ड्वार्फ्स के रूप में मौजूद होगा। तब गैलेक्सी का 2% हिस्सा ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स फॉर्म करेंगे और बचा हुआ 10% हिस्सा गैस जायंट और ब्राउन ड्वार्फ्स के रूप में होगा। ब्राउन ड्वार्फ वो होते हैं जो ना तो ग्रह होते हैं ना ही तारे, ये इन दोनों के बीच का रूप है। अगर हमारा जुपिटर अपने अभी के मास से 13 गुना ज्यादा होता तो वो भी एक ब्राउन ड्वार्फ बन जाता। व्हाइट ड्वार्फ का साइज नॉर्मली देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के बराबर ही होता है, लेकिन इनका मास सूर्य जैसे तारों का आधा होता है। यही कारण है कि ये ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बाद ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ सूर्य से 10 लाख गुना ज्यादा डेंस हो सकते हैं और इनका तापमान भी नॉर्मल तारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। जहां सूर्य का एवरेज तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस है, वहीं एक नॉर्मल व्हाइट ड्वार्फ तारे का एवरेज तापमान 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये बहुत ही शांत तारे होते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है। आज तक हमारे ब्रह्मांड में जितने भी व्हाइट ड्वार्फ की फॉर्मेशन हुई है वो आज भी सही सलामत मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की माने तो व्हाइट ड्वार्फ की लाइफ 10 ट्रिलियन साल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये तारे ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड भी डार्क और सुनसान होता जाएगा। उस समय तक सूर्य जैसे सभी तारे खत्म हो चुके होंगे और ब्रह्मांड में व्हाइट ड्वार्फ्स के अलावा कोई भी मेजर लाइट सोर्स नहीं होगा। कल्पना करिए ऐसे में ब्रह्मांड कितना डरावना होगा। पर ये तारे भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब इनका भी अंत हो जाएगा, जिसके बाद ये भी ठंडी काली गेंदों में तब्दील हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार व्हाइट ड्वार्फ अपने अंत के बाद ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएंगे, जो मोस्टली ऑक्सीजन और कार्बन जैसे हल्के एलिमेंट से बने होंगे और इनका तापमान -270 डिग्री सेल्सियस होगा। और तब इन तारों को अंतरिक्ष में देखना असंभव होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डार्क होंगे और अरबों खरबों सालों के बाद या तो हर ब्लैक ड्वार्फ गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया गया होगा या किसी ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया होगा, और इसके बाद ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स का राज होगा। लेकिन ये भी अमर नहीं होते, इनका भी अंत हो जाएगा। स्टीवन हॉकिंग के द्वारा दी गई हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार एक ब्लैक होल लगातार इवेपोरेट होता रहता है। ब्रह्मांड के आखिरी ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में गूगोल ईयर्स का समय लगेगा, यानी 10 to the power 100 ईयर्स का समय। यह नंबर इतना बड़ा है कि इसे कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल भी मौजूद नहीं है। ब्लैक होल्स के पूरी तरह से खत्म होने के बाद हमारा ब्रह्मांड शांत हो जाएगा। चीजें एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर जा चुकी होंगी कि आपस में उनका मिलना असंभव होगा, और इस दौरान ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज होगी। वापस से एक धमाके के साथ ब्रह्मांड में लाइट की वापसी होगी, और इसके पीछे का कारण होंगे ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स। ब्लैक ड्वार्फ स्टार इलेक्ट्रॉन डिजनरेशन प्रेशर की वजह से अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। इन तारों के अंदर एटम्स के न्यूक्लियई बहुत ही करीब मौजूद होते हैं, और उनके बीच मौजूद एंटी स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाया गया प्लाज्मा होता है। क्वांटम टनलिंग नाम के एक अजीब और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के कारण ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स में भी न्यूक्ली फ्यूज होते रहते हैं। ब्लैक ड्वार्फ में यह टनलिंग धीमा होता है। कई ट्रिलियन सालों में कार्बन के न्यूक्ली आपस में फ्यूज होकर मैग्नीशियम की फॉर्मेशन करेंगे
और फिर कई ट्रिलियन सालों में ये प्रोसेस रिपीट होगा। ऐसे ही करते करते एक समय ऐसा आएगा जब दो ऑक्सीजन के न्यूक्ली आपस में मिलकर सिलिकॉन के न्यूक्ली की फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे जैसे इन न्यूक्ली का साइज और मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनका आपस में फ्यूज होना बहुत मुश्किल होता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यह प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ब्लैक ड्वार्फ में फ्यूजन को कंप्लीट होने में 10 टू द पावर 1000 ईयर्स का समय लगेगा। यह समय कितना है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह समय ब्रह्मांड की उम्र से भी कई खरबों 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 गुना ज्यादा है। फिर एक समय आएगा जब ब्लैक ड्वार्फ के सिलिकॉन के दो न्यूक्ली निकल 56 की फॉर्मेशन करेंगे। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये अनस्टेबल होता है। जब ये डिके होकर आयन में कन्वर्ट होता है तब तो दो एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और जब ये एंटी इलेक्ट्रॉन्स ब्लैक ड्वार्फ में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी और ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी। और एक समय आएगा जब इसमें तेज धमाका होगा जिसकी ब्राइटनेस एक आकाशगंगा की ब्राइटनेस से भी ज्यादा होगी। वापस से ब्रह्मांड में रोशनी आ चुकी होगी, लेकिन तब इसे देखने वाला कोई भी नहीं होगा और ये लाइट भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और एक बार फिर ब्रह्मांड अंधकार में समा जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे सूर्य की तरह का तारा ब्रह्मांड के अंत तक मौजूद होगा और ब्रह्मांड की सबसे आखिरी लाइट सोर्स का कारण बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।